हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो नीट 2024 के रिजल्ट आने के बाद से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इंडिया के डिफरेंट कोर्ट्स में बहुत सारे इश्यूज़ पे आपके केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके इंडिया के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न है कि क्या वापस से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अगर वापस से होगा तो कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या उनको अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या उनको इतना टाइम तो मिलेगा कि री एग्ज़ाम हुआ तो उनको वापस से पढ़ाई का समय तो मिलेगा क्या, अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या रिज़ल्ट वापस आएगा, रिज़ल्ट अगर वापस आएगा तो किस तरीके से रिज़ल्ट आपका वापस आ सकता है, री एग्ज़ाम अगर होता है तो किन का होगा, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या फिर सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। डिफरेंट जो केस है इंडिया में हो रखे हैं अलग अलग पार्ट्स में, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में, उनमें क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस केस की वजह से आपका रीनीट हो सकता है, रीनीट के क्या सिनेरियो होंगे जिससे आपका रीनीट हो सकता है। तो सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके ये वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ए टू जेड आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। आपको सारे डाउट, कट ऑफ पे क्या चेंज आ सकता है अगर रिजल्ट आएगा तो, यहाँ से लेके आपके कोर्ट में जो केसेस हैं डिफरेंट, उनमें क्या आपका विड्रिक्ट आ सकता है, उससे लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको पढ़ाई करना शुरू करना है नहीं करना है, ठीक है, आपके री एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैं इतना आगे का नहीं सोचता क्योंकि अभी तो री एग्ज़ाम ही अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में पूछा ये चीज़। जो बच्चे परेशान हैं, उनको लग रहा है शायद उनको एग्ज़ाम अगर अनाउंस भी होता है तो इतना समय नहीं मिलेगा, तो इसका भी मैं आपको एक लॉजिकल आंसर दूंगा, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ क्योंकि बच्चे परेशान हैं और लगातार वो मेरे पास लाइव सेशन के दौरान हो या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो, वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके आज के इस वीडियो के बाद में सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो केस है जो आज आपका 11 जून को लिस्टेड है, ये केस की हियरिंग आपकी 11 जून को आज है। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसमें जो पार्टी है, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, जिनको रिस्पोंडेंट बनाया है इन स्टूडेंट्स ने, इन 10 बच्चों ने मिलकर ये पिटीशन दाखिल करी है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो है आपका एनटीए है, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। जहाँ पे अभी ये केसेस चल रहे हैं, स्टेट ऑफ बिहार में बिहार पुलिस आ गया आपका, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जहाँ पे ये केस ट्रांसफ़र हुआ था बिहार पुलिस से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में, तो ये दोनों भी रिस्पोंडेंट में है। इन दोनों की आपकी इंक्वायरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है अब तक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे इनका इन्वेस्टिगेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के केस की बात। इसके अलावा आपके डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का केस आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक बच्चे ने केस कर रखा है, जो आपका एटम वाला क्वेश्चन था उसमें बोनस मार्क्स के लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक स्टूडेंट ने ओएमआर में जो उसके मार्क्स में गड़बड़ी आई है, रिजल्ट और ओएमआर के मार्क्स मैच नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग केस कर रखा है। इसके अलावा बिहार हाई कोर्ट में भी ये केस हो रखा है जो आपका पेपर लीक का केस है। तो इतने सारे केसेस हैं जो अलग अलग इशू पे हो रखे हैं, चाहे रिजल्ट के ग्रेस मार्क्स से लेके हो, पेपर के लीक से लेके हो, या फिर ओएमआर में प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को, ओएमआर और रिजल्ट में जो मार्क्स आए वो मैच नहीं हो रहे, चाहे आपके एटम वाला क्वेश्चन जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में केस कराया एक स्टूडेंट ने बोनस मार्क्स के लिए, वो वाला इशू हो, ठीक है। तो इन केसेस में आपके क्या हो सकता है इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ग्रेस मार्क्स की बताऊं तो ग्रेस मार्क्स आपके लगभग ये फिक्स है 100% कि ग्रेस मार्क्स आपके हटा दिए जाएंगे। एनटीए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आने की वजह से उन्होंने कमेटी बना ली है और ये काफ़ी नेशनल मीडिया में भी आ चुका है कि आपने कैसे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था उनको ऑल इंडिया रैंक 1 दे दी, टाइम के बदले आपने उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। तो ये चीज़ें तो आपकी बिल्कुल गलत हुई है। तो ये तो आप मान के चलिए आपका फ्रेश रिजल्ट आएगा, ठीक है। फ्रेश रिजल्ट आएगा तो उन बच्चों का क्या होगा, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले तो उनके पास में 2 तरीके के ऑप्शन रखे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। जब से रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आपके उन बच्चों के सामने रखे जा सकते हैं। उनके सामने क्या ऑप्शन रखा जा सकता है, या तो आप बिना ग्रेस मार्क्स के जो भी आपका स्कोर है वो एक्सेप्ट कर लो, ग्रेस मार्क्स हम हटाने वाले हैं, जो भी स्कोर बचता है ग्रेस मार्क्स के बाद में वो एक्सेप्ट कर लो, या आपको पूरा 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लेके दोबारा से रीनीट का एग्जाम दे लो। इस केस में सिर्फ जो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, सिर्फ उनका री एग्जाम होगा। अब अपन बात करते हैं, डाउट आपके ये आ गए कि सर ग्रेस मार्क्स सिर्फ 1563 बच्चों को दिए गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चों को दिए गए। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस गया उसमें कोर्ट ने बोला है एनटीए को जो भी पूरा डेटा है उसको प्रिजर्व करना है।
पूरा डेटा आपका प्रस्तुत किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, और अगर उस डाटा में कोई भी गड़बड़ होगी तो एनटी के ऊपर आएगा बर्डन कि आपने झूठ कैसे बोला कि 1563 बच्चे को आपने ग्रेस मार्क्स दिए और एक्चुअल में आपने अगर ज़्यादा को दिए तो आपने पहली बार जो प्रेस रिलीज में बताया वो डाटा अलग क्यों था और अभी ये जो डाटा आप बता रहे हो वो अलग क्यों था। ये चीज़ आपको समझनी है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज के दिन सिर्फ ऑथेंटिसिटी अपन किसी और पे भरोसा कर नहीं सकते। एनटी ने एग्जाम लिया है, सारा डाटा उन्हीं के पास में है, तो सिर्फ अपने को उन्हीं पे भरोसा करना पड़ेगा। कोलकाता हाई कोर्ट में एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला है जितने भी 23 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया उनका रिजल्ट डाटा सब कुछ आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो वो आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपको मैं बताऊं इन बच्चों के इनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाते हैं तो इनमें से 1563 बच्चों में से अराउंड 790 बच्चे क्वालिफाइड हैं जिनका स्कोर 164 से ऊपर है। अगर अपन मान के चलते हैं इनमें से जो गवर्नमेंट सीट के कंपटीशन में वो बच्चे जिनका स्कोर 650 प्लस है, अगर 790 में से अगर 500 बच्चे भी 650 प्लस वाले हुए तो वो 500 बच्चे आपके हट जाएंगे, 650 से नीचे आ जाएंगे ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद। तो ऐसे में आपकी कट ऑफ 655 अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उससे एक नंबर कम जाएगी, 654 जा सकती है। कट ऑफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 1 मार्क का आपका चेंज हो सकता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर पे 500, 700, 1000 बच्चे आपके मौजूद हैं, तो कट ऑफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने वाला। अगर यही ग्रेस मार्क्स 15-20 हज़ार बच्चों को दिए गए होते तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में चेंज आपको देखने को मिल सकता था, पर एनटी अभी जो बोल रहा है लगभग 1500 के आसपास बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, ऐसे में कट ऑफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं रीनीट आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा इन 3 पार्टीज पे डिपेंड करेगा। अगर अपन सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें एक पार्टी कंसीडर कर ले तो सुप्रीम कोर्ट को तो फाइनल डिसीजन देना ही है, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही। इसके अलावा आपका जो बिहार पुलिस है उसके इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जिसने भी इन्वेस्टिगेशन करा है, जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन पूरा ट्रांसफ़र हो गया है बिहार पुलिस से। ठीक है, तो इन दोनों के इन्वेस्टिगेशन पे ये सारा आपका डिपेंड करेगा किस तरीके से रीनीट हो सकता है, किन सिचुएशन में रीनीट हो सकता है, किन सिचुएशन में रीनीट नहीं होगा, वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। इसमें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर कोर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ आपसे, तो कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं अपने ओपिनियंस नहीं बता रहा, इसमें मैं अपने फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ें चलती हैं वो प्रूफ एविडेंस के बेस पे चलती हैं, इमोशन और ओपिनियन के बेस पे नहीं चलती हैं। ठीक है, तो आपका रीनीट किन केसेस में हो सकता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पेपर लीक का एविडेंस प्रूफ करा जाता है कि आपका पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है वो तो देखो सबको पता है, एक रात पहले बच्चों के पास पेपर आ गया था, पर वो 20 से 30 बच्चे ही थे जो बिहार पुलिस ने पकड़े थे, उन बच्चों को बाहर कर दिया गया था एग्जाम से। तो आपको मास लेवल पे चीटिंग प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पिछले 1 महीने में अगर ये चीज़ सामने आई होगी कि उनके कनेक्शन डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट स्टेट्स में थे, सिर्फ आपका पेपर लीक पटना के अंदर ही नहीं हुआ, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी हुआ है, तो ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे री एग्ज़ाम के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको ये समझना है, चाहे पेपर लीक हुआ हो पर वो 20 से 30 बच्चों को एग्ज़ाम के रिजल्ट से बाहर कर दिया गया था, उनको उसी दिन पकड़ लिया गया था। ये चीज़ गलत है कि पेपर आपका चाहे एक भी बच्चे के पास आए एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो चीज़ गलत है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे में हो सकता है आपके ये 30 बच्चों के अलावा अगर और बच्चे ना पकड़े जाएं तो इस सिचुएशन में रीनीट होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। तो आपके बहुत मास लेवल पे जो चीटिंग हुई है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और वो प्रूफ कौन करेगा, वो बिहार पुलिस प्रूफ करेगी। अगर उनके पास इस तरीके के एविडेंस होंगे, अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा होगा प्रॉपर और इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन में उनको चीज़ें मिली होंगी, तो डेफिनेटली आपके चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ पुराने केस भी बताऊंगा जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, ऑनलाइन पेपर लीक हो या फिर ऑफलाइन भी पेपर लीक हुआ है तो मास लेवल पे हो। टेलीग्राम चैनल का जो स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहा है वो आपका वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं हो पाई है कि वो एक ऑनलाइन फ्रॉड था, बच्चों को झूठा पेपर का झांसा देके सिर्फ पैसे लिए जा रहे थे, या फिर एक्चुअली में उनको पेपर प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, ये अभी इस तरह के अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ आए नहीं है, क्योंकि ऐसे साइबर फ्रॉड कई सारे चलते रहते हैं। उस बेस पे सिर्फ टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट के बेस पे जो चीज़ें चल रही हैं वो डेफिनेटली अपने मन में शक पैदा करती हैं, पर कभी भी शक या अपने इमोशंस के बेसिस पे ये चीज़ें कोर्ट डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसके डेफिनेटली प्रूफ्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये रीनीट हो सकता है, तब जाके री एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, पेपर तो देखो ऑलरेडी लीक हुआ है, ये तो अपने को पता ही है, पेपर
आपका एक रात पहले आ गया था, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाए थे। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके 3-4 दिन बाद जब ये चीज़ें आपकी आई थी बड़े लेवल पे, तब मैंने ये चीज़ को कवर भी करा था। पर रीनीट होने के लिए ये पेपर आपके बड़े लेवल पे लीक होना प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए पहले ही एक्सक्यूज़ दे देगा कि इन बच्चों को तो हमने वैसे ही रिजल्ट से बाहर कर दिया है जो बिहार पुलिस ने पकड़े थे। पर एनटीए कभी भी आप ये समझो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम के बाद में प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि पेपर कुछ भी लीक नहीं हुआ है, पूरा पेपर इंडिया के अंदर बहुत स्मूथली हुआ है। तो एनटीए कभी भी ये चीज़ मानेगा नहीं, और जो भी इंस्टीट्यूशन जो एग्ज़ाम कराता है वो कभी भी नहीं मानता कि उनके द्वारा कराया गया एग्ज़ाम वो लीक हुआ है, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूशन की इमेज पे, रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है और उसके ईगो पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है। सीबीएसई ने भी 2015 में ये पहले कर रखा है, जब एआईपीएमटी का एग्जाम सीबीएसई कराता था, उन्होंने भी नहीं माना था कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है। पर वहाँ पे पुलिस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। पुलिस ने बोला था कि चीटिंग मास लेवल पे हुई है और हम सभी चीटर्स को नहीं पकड़ सकते, तो ऐसे में कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। अगर एक भी स्टूडेंट बेईमानी से जाता है कॉलेज में और वो किसी डिजर्विंग बच्चे की सीट ले लेता है, तो ऐसे में उस एग्जाम का कोई सेंस नहीं है, ऐसे में उस एग्जाम को फिर से कराना पड़ेगा। पटना में पेपर लीक के अलावा इंडिया में कोई और ऐसा केस नहीं है जो आपके 23 लाख स्टूडेंट का रीनीट वापस से करा पाए, क्योंकि उन केसेस में ज़्यादातर प्रॉब्लम किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पे या फिर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ में। पूरे इंडिया में पैन इंडिया ये पेपर लीक का केस ही करा सकता है आपका एग्ज़ाम, जिसमें अगर प्रूफ होता है कि मास लेवल पे चीटिंग हुई है, अपने को लगने से नहीं, वहाँ पे प्रूफ करने से अगर प्रूफ होता है, एविडेंस के साथ में, प्रॉपर प्रूफ्स के साथ में वहाँ प्रूफ होता है, तो आपका ये रीनीट एग्ज़ाम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब अपन बात करते हैं आपका रीनीट अगर होता है तो कब हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर करते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी रीनीट अनाउंस हुई नहीं है, अभी तो कोर्ट के अंदर है ये चीज़, पर बच्चे परेशान हैं, तो मैं इसका मजबूरी में आंसर दे रहा हूँ। आप ये मान के चलिए, ये मजबूरी में मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, वरना इतना फ्यूचर में आगे का जिसकी कभी कोई संभावना है या नहीं वो भी नहीं पता, उसका मैं वैसे भी आपको आंसर नहीं देता। पर स्टूडेंट्स परेशान है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको AIPMT 2015 के एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। वहाँ पे कोर्ट केस होने तक से एग्जाम होने तक कितने दिन का समय मिला था। अगर मैं कोर्ट केस की बात करूँ तो आपका मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम के बाद में 10 मई के आसपास आपकी फर्स्ट हियरिंग थी। उसके बाद में 15 जून को आपको 2015 में ऑर्डर किया था कोर्ट ने री एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में 15 जुलाई को आपका री एग्ज़ाम हुआ था। मतलब कोर्ट ने जब ऑर्डर किया था उसके 1 महीने बाद तो पेपर हुआ था, और लगभग आपकी 1 महीने से 35 डेज़ के आसपास आपकी हियरिंग चली थी। तो टोटल 65 डेज़ का समय लगा था हियरिंग से लेके एग्ज़ाम होने तक, री एग्ज़ाम होने तक। तो अगर ये सिनेरियो अपन यहाँ पे अगर अप्लाई करके देखें तो 2024 में आपकी फर्स्ट हियरिंग 11 जून को होने जा रही है। इसमें 65 डेज़ अगर मैं ऐड करके देखूँ तो 16 अगस्त के आसपास आपका री एग्ज़ाम हो सकता है। ऑल्दो ये चीज़ मैंने आपको इमेजनरी बताई है, क्योंकि अभी तक ऐसा इस चीज़ के बारे में कुछ ऑफिशियल है नहीं। पर जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से पूछते हैं अगर होगा तो कब तक होगा वो बता दीजिए, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। इसके अलावा आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अभी आपको अपना टाइम लेना चाहिए। 1 से 2 हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में आपको पता लग जाएगा किस दिशा में ये केस जा रहा है। क्योंकि पहली हियरिंग में आप ये उम्मीद मत रखना कि रीनीट का अनाउंसमेंट कोर्ट कर देगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर काफ़ी लॉन्ग और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है केस का। उसमें पूरी हर एक चीज़ बारीकी से इन्वेस्टिगेट करी जाती है। हर जो भी आपकी रिस्पोंडेंट पार्टी है, एनटीए से लेके इन्वेस्टिंग अथॉरिटीज़ है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा है, उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आई होप आपके सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग आपके सारे कोर्स के नोटिफिकेशन, जो भी डिसीजन है, या फिर आपकी अगर काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन हर स्टेट से लेके ऑल इंडिया कोटा तक आपको मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।